Good morning students, my name is Hitesh Jain and now we started our next topic, capacitor. Capacitor means संधारित्र. So we started our new topic, capacitor. In our previous video we studied that capacitance depends on the radius, area and the medium. किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है अपनी धारिता? हमारी धारिता डिपेंड कर रही है एरिया पे, उसके आकार पे, उसके आसपास के माध्यम पे और निकट स्थित किसी चालक पट्टिका पे। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि कैपेसिटी का मतलब यहाँ ये है कि कैपेसिटी आवेश को धारण करने की क्षमता है। किसी भी चालक की धारिता उसके आवेश को धारण करने की क्षमता को दिखाती है कि वो कितना आवेश ग्रहण कर सकता है। और इस चीज़ को हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है R। दैट मीन्स C डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, त्रिज्या पे। तो त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी धारिता भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ तक ये हमने पढ़ लिया। लेकिन अब अगर मुझे किसी चालक की धारिता बढ़ानी है तो मेरे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। वो ऑप्शन क्या है कि मैं चालक का आकार बढ़ाता जाऊँ। अब चालक का आकार मैं कब तक बढ़ा सकता हूँ? एक लिमिट तक बढ़ा सकता हूँ, लेकिन उस लिमिट के बाद में मैं उस चालक के आकार में वृद्धि नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पर ये प्रॉब्लम जब अराइज हुई तो एक ऐसी युक्ति का आविष्कार किया गया, एक ऐसी युक्ति बनाई गई जिसमें बिना चालक का आकार बढ़ाए हुए उसकी धारिता में वृद्धि की जा सकती थी और उस युक्ति को नाम दिया गया संधारित्र। तो संधारित्र को अगर हम डिफाइन करते हैं तो संधारित्र क्या है कि संधारित्र एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें बिना आकार बढ़ाए उसकी धारिता में हम वृद्धि कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप बिना आकार बढ़ाए धारिता में वृद्धि कैसे करेंगे? तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है कि हम जानते हैं C इक्वल्स टू होता है Q/V। ये सीधा सा एक फॉर्मूला होता है C इक्वल्स Q/V। अगर मैं इस चार्ज को कांस्टेंट कर देता हूँ, अगर मैं इस आवेश को कांस्टेंट कर देता हूँ तो सिर्फ मेरे पास में ये विभव बचा। तो इसका मतलब मुझे इस विभव के मान में कमी करनी है और जैसे ही विभव का मान कम हुआ वैसे धारिता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो मेरा जो मेनली कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर का, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि विभव कम करो और धारिता को बढ़ाते जाओ। तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपेसिटर। तो मैं वापस एक बार संधारित्र को रिपीट कर देता हूँ आपके सामने कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि की जा सकती है, उसे हम संधारित्र कहते हैं। और संधारित्र के अंदर होता क्या है, अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि संधारित्र में होता क्या है। यहाँ पर संधारित्र के अंदर दो चालक प्लेटें होती हैं जो परस्पर एक दूसरे के निकट स्थित होती हैं। तो ये दो चालक प्लेटें हैं जो संधारित्र के अंदर होती हैं। अब यहाँ जब हम चालक प्लेटों की बात करते हैं तो इन चालक प्लेटों को क्या किया जाता है, इन चालक प्लेटों में से एक प्लेट को बैटरी के प्लस से और एक को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया जाता है। जिस प्लेट को बैटरी के प्लस से जोड़ा गया है वो प्लेट पॉजिटिव चार्ज गेन करती जाएगी और जिसको नेगेटिव से जोड़ा गया है वो प्लेट नेगेटिव चार्ज गेन करती जाएगी। तो यहाँ पर हम जब संधारित्र की बात करते हैं तो संधारित्र के अंदर हम दो चालक प्लेटों का एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। इस कॉम्बिनेशन के अंदर एक प्लेट को बैटरी के धनाग्र से और दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋणाग्र से जोड़ते हैं। बैटरी के धनाग्र से जोड़ी गई प्लेट धनावेशित होती है और बैटरी के ऋणाग्र से जोड़ी गई प्लेट ऋणावेशित होती है। अब होगा क्या कि जब बैटरी से हमने इसको जोड़ा तो ये प्लेटें धीरे धीरे आवेशित होने लगेगी, धीरे धीरे चार्ज होने लगेगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएंगी, कंप्लीटली चार्ज हो जाएंगी। तो अगर आपने यहाँ से इस बैटरी को हटा भी लिया तो भी संधारित्र के ऊपर आवेश उपस्थित रहेगा। आ रही मेरी बात समझ में? जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल को जब हम चार्ज करते हैं तो मोबाइल को चार्जिंग के टाइम पर क्या होता है, उसकी बैटरी का अगर आपने स्लोगन देखा हो मोबाइल के अंदर तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 1 फिलअप हो गया तो 2 3 4, फिर 2 फिलअप हो गया तो 3 4, फिर 3 फिलअप हो गया तो 4 4 4।
इस तरह से वो बैटरी धीरे धीरे चार्ज होती जाती है, और जब कंप्लीटली चार्ज हो जाती है तो फिर आप उसे कितना ही आवेश, कितनी ही धारा उसके अंदर क्यों ना प्रवाहित कर दो, उसकी कैपेसिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो सेम प्रोसीजर संधारित्र के अंदर होता है कि हमने क्या किया, कैपेसिटर में दो प्लेटें ली, चालक प्लेटें, एक प्लेट को बैटरी के धनाग्र से और दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋणाग्र से जोड़ दिया। धनाग्र से जोड़ा तो बैटरी के ऊपर जो प्लेट थी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऋणाग्र से जोड़ा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जब हमने इस बैटरी को हटा दिया तो यह आवेश इन्हीं प्लेटों पर बना रहा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर सीधा सीधा ये कह सकता हूँ कि इन प्लेटों पर आवेश का संचय हो गया, और इसीलिए संधारित्र को क्या बोला जाता है, आवेश संचय करने वाली युक्ति। यानी ये संधारित्र आपका एक चार्ज बैंक हो गया। बैंक के अंदर जैसे करेंसी जमा होती है, सेम उसी तरह से कैपेसिटर के अंदर चार्ज जमा होता है। धीरे धीरे वो चार्ज होता चला जाएगा, और जब वो कंप्लीटली फुल हो गया, देन जब हम बैटरी को अगर रिमूव भी कर देते हैं, हटा भी देते हैं, तो भी उसके अंदर आवेश संग्रहित रहता है। तो संधारित्र एक आवेश को संचित करने वाली युक्ति है। ओके, अब जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संधारित्र की, तो संधारित्र को अगर जनरली मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में आपसे बात करूं कि संधारित्र को मैं कैसे पहचानूंगा, अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैपेसिटर कनेक्टेड है तो मैं कैपेसिटर को क्या देख के पहचानूंगा कि ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर का एक सिंबल होता है, सिंपल सा, दिस सिंबल रिप्रेजेंट द कैपेसिटर। ये टू प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, इक्वल एरिया की हैं और सेम इक्वी डिस्टेंस हैं, तो इस सिंबल को हम बोलते हैं कैपेसिटर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और गौर करनी पड़ेगी कि ये कैपेसिटर जो होता है ये होता है नियत धारिता वाला, यानी इसका कैपेसिटेंस फिक्स होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने यहाँ पर 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब इसकी धारिता क्या हो गई, फिक्स हो गई। और अगर इसी कैपेसिटर या इसी सिंबल पे मैं इस तरह से एक एरो लगा देता हूँ, तो इस एरो का मतलब है ये वृद्धिमान, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीमेंट को। तो यानी ये फिर हो जाएगा आपका परिवर्ती संधारित्र, परिवर्ती धारिता संधारित्र। इसका मतलब इसकी जो धारिता है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, और यहाँ पर ऐसा कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट कैपेसिटेंस है और ये चेंजेबल कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटर के अंदर आपको ये सिंबल मेनली ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि सर्किट के अंदर अगर आपको इस तरह का कोई सिंबल नजर आता है, दैट मीन्स इट इज अ कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड इन द सर्किट। ओके, तो नाउ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन संधारित्र की प्लेटों की, तो अगर जनरली अभी आप जो ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि सिंपल मैंने 2 लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 2 प्लेट्स हैं। डेफिनेटली ये 2 प्लेट्स हैं, लेकिन इन 2 प्लेट्स का शेप कुछ भी हो सकता है। ये 2 प्लेट्स सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है, ये 2 प्लेट्स गोलाकार भी हो सकती है, ये 2 प्लेट्स चकती के रूप में भी हो सकती है। अब आप कहेंगे कि सर चकती के रूप में कैसे, या सिलेंडर के रूप में कैसे, तो हम यहाँ पर देखें जैसे ये 2 पीस ऑफ चौक हमने लिया, ये सिलेंड्रिकल है, तो ये इस तरह से जो ये इनका कॉम्बिनेशन बना, दिस इज द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इसको हम बेलनाकार संधारित्र बोलेंगे। अगर मैं चकती की बात करता हूँ तो जैसे घरों के अंदर सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी के 2 सीढ़ी हमने ली, उन 2 सीढ़ी को इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल रख दिया, तो वो आपका गोलीय संधारित्र कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके संधारित्र का आकार कैसा भी हो सकता है, वो आयताकार भी हो सकता है, वो बेलनाकार भी हो सकता है, और वो गोलीय भी हो सकता है। तो एक कैपेसिटर की शेप अलग अलग होती है, बट द सिंबल ऑफ द कैपेसिटर इज सेम। जब भी सिंबल की बात आएगी तो आपको इसी तरह का सिंबल वहाँ पर ड्रॉ करना है। तो ये आपका संधारित्र है जो आवेश संग्रह करने की एक युक्ति है। ओके, अब हम बात करते हैं संधारित्र के प्रिंसिपल पे। भाई ठीक है, डिवाइस तो हमने बना लिया, या डिवाइस के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि डिवाइस क्या काम कर रहा है, कि भाई डिवाइस धारिता बढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, ये मुझे देखना है। तो यहाँ पर अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत। तो नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, मैंने अभी आपको एक सिंपल सा फॉर्मूले बेस पे समझाया था कैपेसिटर का प्रिंसिपल, कि वी नो दैट C इक्वल्स टू Q बाई V। अगर चार्ज को मैं कांस्टेंट कर दूं, अगर चार्ज नियत हो जाए, अगर चार्ज निश्चित हो जाए, तो C इनवर्सली
प्रोपोर्शनल हो गया V के। यानी आपका काम विभव को बढ़ाना या घटाना है। अगर मुझे धारिता के मान में वृद्धि करनी है तो मुझे विभव को कम करना पड़ेगा। तो संधारित्र का सिद्धांत यही है कि आप चालक प्लेट का आकार बढ़ाए बिना अगर उन प्लेटों के मध्य के विभव में कमी कर सकते हो तो आपकी धारिता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और यही संधारित्र का सिद्धांत है। इस संधारित्र के सिद्धांत को समझाने के लिए हम कुछ स्टेप्स काम में लेते हैं। अच्छा, बेसिकली जैसे हम जब संधारित्र की बात करते हैं तो मैंने अभी जितने भी संधारित्र अभी आपके सामने जो आकार या आकृतियां जो मैंने संधारित्र की बनाई वो कुछ इस तरह से बनाई थी, तो आपके दिमाग में एक फिल्म चल रही होगी कि ये संधारित्र 2 प्लेट डिवाइस होता है, 2 पट्टिका वाली युक्ति होती है, जबकि एक्चुअलिटी में संधारित्र एक धनात्मक आवेशित चालक पट्टिका होती है। रिपीट कर रहा हूं, संधारित्र धनात्मक आवेशित चालक पट्टिका होती है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ये आपका संधारित्र होता है। अब आप कहोगे सर एकल चालक पट्टिका कैसे हुई? आपने तो युग्म बताया था, तो मैंने युग्म बताया था, डेफिनेटली मैंने आपको युग्म के बारे में बताया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हम हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाते हैं, तो प्रीवियस वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि धारिता का मान चालक प्लेट के नज़दीक रखी हुई अन्य पट्टिका की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। ध्यान कीजिए उस चीज़ को, 4 चीज़ों पर निर्भर करता था, आकार, क्षेत्रफल, माध्यम और अन्य चालक की उपस्थिति। तो यहाँ पर जो ये सिद्धांत है, ये कॉन्सेप्ट है, वही अन्य चालक की उपस्थिति पर वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसको और समझते हैं थोड़ा। तो यहाँ जब हम चालक के सिद्धांत की बात करते हैं तो संधारित्र का सिद्धांत क्या है? एक संधारित्र का सिद्धांत है कि Q को आप कांस्टेंट कर दें, V के मान में कमी कर दें, C अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम कैपेसिटर के प्रिंसिपल की बात करते हैं तो मैं स्टेप टू स्टेप चल रहा हूँ, समझिएगा। सबसे पहले हम एक धनात्मक आवेशित चालक पट्टिका लेते हैं जो कि संधारित्र होता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि संधारित्र क्या होता है तो आपको आंसर देना है एकल चालक धनावेशित पट्टिका, ये संधारित्र होता है। क्या बोलेंगे? एकल चालक धनावेशित पट्टिका संधारित्र कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हमारी फर्स्ट स्टेप में एक प्लेट लेते हैं A, जो कंप्लीटली क्या है? पॉजिटिव। हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमने सबसे पहले एक चालक पट्टिका ली जो पूर्ण रूप से धनावेशित है, ठीक है। अब इस चालक पट्टिका के समीप एक अन्य पट्टिका चालक पट्टिका लेके जाते हैं। तो यहाँ सेकंड स्टेप में इस चालक पट्टिका A के समीप एक अन्य पट्टिका B ले जाते हैं। तो जब हम एक अन्य पट्टिका B इसके समीप ले गए तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर प्रेरण की घटना हुई। किसकी घटना हुई? प्रेरण की घटना के कारण से इसके समीप वाली पट्टिका पर तो कौन सा आवेश आ गया? माइनस। और इसके बाहर वाली पट्टिका पर कौन सा आवेश चले गया? प्लस। बहुत ध्यान समझिएगा, विद्युत प्रेरण पढ़ा है चैप्टर 1 में। विद्युत प्रेरण क्या कहता है कि अगर एक चालक पट्टिका एक आवेशित पट्टिका के पास में दूसरी पट्टिका ले जाओगे तो उसके ऊपर परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि A धनावेशित पट्टिका के पास में आप एक अन्य पट्टिका B ले गए, तो B ले जाने पर यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, प्रेरण के कारण। और बाहर कौन सा चार्ज चले गया? पॉजिटिव, प्रेरण के कारण। क्लियर है यहाँ तक बात? ओके। अब थर्ड स्टेप में हम क्या देखते हैं, थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को कि ये माइनस तो क्या करेगा? इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। माइनस अट्रैक्टेड द प्लस। व्हेन द माइनस अट्रैक्टेड द प्लस तो क्या होगा? अट्रैक्शन की वजह से प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी, और ये वाला जो प्लस है ये इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी डिस्टेंस को बढ़ा देगा। तो 2 चीज़ें हो गई अब यहाँ पर कि ये माइनस तो क्या कर रहा है? इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर रहा है, और ये प्लस क्या कर रहा है? इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा रहा है। ये ध्यान रखिएगा। हमारे पास में एक फॉर्मूला था चैप्टर 1 में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। 2 मात्रक होते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे एक चीज़ और देखते हैं हम यहाँ कि यहाँ पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करता हूँ तो प्लस से माइनस चलती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से। दैट मीन्स E क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? नियत समरूप विद्युत क्षेत्र है, कांस्टेंट है। अब मैं वापस आ रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? E = V/D।
ये लिख सकता हूं ना, वोल्ट पर मीटर। अब V इक्वल्स क्या हो गया, ED। मेरा E क्या है, कांस्टेंट, तो V समानुपाती किसके हो गया, D के। D क्या है, D इन दोनों के प्लेट के बीच की डिस्टेंस है। अब अगर मेरा D कम होता है तो V कम होगा, और अगर D बढ़ता है तो V बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमारा फॉर्मूला क्या है, C इक्वल्स टू Q बाई V। अगर मुझे C को बढ़ाना है तो V को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। दैट मीन्स V को अगर कम करना है तो डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, और अगर डिस्टेंस को कम करना है तो इस माइनस को इस पट्टिका पर उपस्थित रहना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस ही इस प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इनके बीच की डिस्टेंस को कम कर देगा। ओके, तो इस माइनस को इस प्लेट पर बने रहना पड़ेगा, लेकिन ये प्लस अपना इंपैक्ट दिखाएगा, तो इसका मतलब मुझे इस प्लेट की सतह से इस प्लस को हटाना पड़ेगा। तो मैं अपनी अगली स्टेप में क्या करता हूं, मैं अपनी अगली स्टेप में इस प्लेट बी के बाह्य भाग को भू संपर्कित कर देता हूं। भू संपर्कित करने का मतलब एक चालक तार लिया, चालक तार का संबंध इस सतह से किया और उसे भूमि से जोड़ दिया। जब मैं इसे भू संपर्कित करूंगा तो भू संपर्कन से क्या होता है कि भू संपर्कन के दौरान इस पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन इस चालक तार के थ्रू इस सतह पर आते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को नल एंड वॉइड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये प्लस चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएगा, या कई किताबों में, कई बुक्स में ये भी कहा जाता है कि प्लस पृथ्वी में चला जाता है, लेकिन धनावेश कभी गमन नहीं करता। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पृथ्वी से चालक तार के थ्रू आएंगे, उसके द्वारा आएंगे और इस प्लस को क्या कर देंगे, नल एंड वॉइड कर देंगे। तो जब ये नल एंड वॉइड हो गया तो अब आपकी प्लेट पर सिर्फ ये बचा, और अगर ये बचा तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, अट्रैक्शन की वजह से कम। अगर D कम हुआ तो V भी क्या होगा, कम, और V कम हुआ तो C अपने आप बढ़ जाएगा। यही संधारित्र का मूल सिद्धांत है कि आपको किसी भी कंडीशन में V को कम करना है और V को कम करके आप क्या करते जाओ, चालक की धारिता में वृद्धि करते जाइए। तो संधारित्र एक तरह से देखा जाए तो एक धनावेशित एकल चालक पट्टिका होती है जिसके समीप एक अन्य दूसरी पट्टिका ली जाती है जिसे भू संपर्कित कर दिया जाता है। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि चालकों की आकृति के आधार पर हम संधारित्र को अलग अलग भागों में विभक्त कर सकते हैं। संधारित्र अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे चालकों की आकृति के आधार पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो चालकों की आकृति के आधार पर संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं। पहला, समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा बेलनाकार संधारित्र, और तीसरा गोलीय संधारित्र। और जो हमारे सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र। ये 2 टाइप्स के संधारित्र हम लोग हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। फर्स्ट टॉपिक हम उठाते हैं हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र को अगर हम डिफाइन करते हैं तो समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की 2 निकटस्थ समानांतर स्थित प्लेटों का संयोजन या उनका समायोजन या उनकी व्यवस्था, उसको हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। क्या बोला मैंने? समान ज्यामिति, समान क्षेत्रफल और एक दूसरे के समांतर निकटस्थ स्थित प्लेटों की व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। अब इस समांतर प्लेट संधारित्र की अगर हम बात करते हैं तो समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के लिए हम उस समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से जोड़ते हैं। जब आपने समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से जोड़ा तो वही चीज़ होगी कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल प्लेट के पॉजिटिव
प्लेट के जिस भाग से जुड़ रहा है वो भाग तो धनावेशित हो जाएगा और जो प्लेट का भाग नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वो ऋणावेशित होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर हम वही कह रहे हैं कि यहाँ पर दो समान ज्यामिति समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें हम ले रहे हैं और इन दोनों प्लेटों का संबंध हम बैटरी से करते हैं और बैटरी के द्वारा इन प्लेटों को हम चार्ज करते हैं। ओके, तो जब हम इन्हें चार्ज करते हैं तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो इनका आकार है या चार्ज का जो इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये आपकी 2 प्लेट्स हो गई ए एंड बी, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई आपकी डी, ये आपका हो गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये आपका हो गया आपके यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये आपने इसको कर दिया भूसंपर्कित। ठीक है, अब इस एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश उपस्थित है ये इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा, तो वो हमने माना प्लस सिग्मा, और इसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश उपस्थित है तो वो हमने माना माइनस सिग्मा। तो अब हम अगर थ्योरी लिखते हैं तो थ्योरी में क्या लिखते हैं कि माना दो समान आकार की और समान क्षेत्रफल की चालक प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं जिनके पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। ठीक है, इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, समरूप। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि किसी चालक पट्टिका की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं वो हम क्या कहते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि प्रत्येक प्लेट के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तो जैसे मैं यहाँ कोई बिंदु P कंसीडर करता हूँ, ठीक है, तो अगर इस प्लेट की वजह से इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात होगी तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिशा किधर है, इधर की ओर। ये नेगेटिव चार्ज, अच्छा इस बिंदु P पर दिशा देखने के लिए क्या मानोगे, परीक्षण आवेश। तो ये नेगेटिव चार्ज इस परीक्षण आवेश को किधर की ओर खींचेगा, इधर की ओर। तो इसकी वजह से भी जो विद्युत क्षेत्र हुआ उसकी दिशा भी किधर हुई, इधर की ओर। तो इसकी वजह से जो क्षेत्र की तीव्रता आई वो भी कितनी आई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों विद्युत क्षेत्रों की दिशाएं एक तरफ होने की वजह से जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं दोबारा समझा देता हूँ। दो चालक पट्टिकाएं ली हमने, पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। इन प्लेटों के बीच में एक पॉइंट P कंसीडर किया जिस पर हमने परीक्षण आवेश की कल्पना की। इस प्लस की वजह से इस पर बल किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर, तो क्षेत्र की दिशा इधर की ओर हुई। इस माइनस की वजह से इस पर बल किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर, तो इसकी वजह से भी क्षेत्र की दिशा इधर की ओर हुई। तो दोनों दिशाएं एक ही तरफ है तो परिणामी जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो एकल पट्टिका पर जो आवेश होता है वो स्थिरावस्था में माना जाता है। तो इसका मतलब ये अचालक पट्टिका है और अचालक पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों की वजह से सेम हुई तो ये क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या जानते हो, Q बाय A। इस पर प्लस Q चार्ज कंसिडर किया, इस पर माइनस Q चार्ज कंसिडर किया, तो सिग्मा इक्वल्स Q बाय A। तो यहाँ जब हम E की वैल्यू रखते हैं तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल्स टू VD। अभी फॉर्मूला निकाला था हमने, E इक्वल्स V बाई D से। यहाँ पर V, यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल लें, सॉरी E इक्वल्स V बाई D। तो यहाँ से V की वैल्यू निकाल लें, V इक्वल्स क्या हो जाएगा, ED। E की वैल्यू पुट कर दी, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये आपका V आ गया। अब ये आपका V आ गया तो आपको कैपेसिटेंस निकालना है, मतलब कुल मिलाकर धारिता निकालने के लिए सबसे पहले आपको विभव निकालना पड़ेगा। तो जब आप धारिता निकालते हैं तो C इक्वल्स टू होता है Q बाई V। आपने ये V की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी तो QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो C इक्वल्स क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस किस पर निर्भर कर रही है, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल D।
यानी एरिया के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई इन प्लेटों के बीच में कोई मीडियम रखा हुआ है, कोई माध्यम रखा हुआ है, तो अब धारिता क्या बनेगी? तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के प्लेस पर हम क्या करते हैं, हम C के प्लेस पे लिखते हैं CM। CM किसको दिखा रहा है? मीडियम को। एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, एक चीज और इसके साथ आ जाएगी मीडियम के लिए, एप्सिलॉन R A/D। अब एप्सिलॉन नॉट A/D मिलकर क्या बना? C। तो CM इक्वल्स टू क्या हो गया? C एप्सिलॉन R। इसका मतलब यहां से एक चीज और निकल के आ गई कि माध्यम की धारिता निर्वात की धारिता की एप्सिलॉन R गुना होती है। ये चीज भी हमने यहां से प्रूव कर दी। तो जितनी चीजें हम प्रीवियस में पढ़ के आए हैं, प्रीवियस से इन द सेंस कि धारिता किस किस पर डिपेंड करती है, ये सारी चीजें हमने यहां से एक्सप्लेन कर दी हैं कि C R पे भी डिपेंड करता है, C A पे भी डिपेंड करता है, C डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, C माध्यम पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ से क्लियर कर दी है। ओके, अब एक छोटा सा प्रभाव होता है, एक छोटा सा इफेक्ट होता है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उस इफेक्ट को हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। वो इफेक्ट होता है आपका उपांत प्रभाव। इसको बोलते हैं हम उपांत प्रभाव। उपांत प्रभाव क्या होता है? हम कहते हैं कि जो प्लेटों का किनारा होता है, उस प्लेटों के किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सपोज ये स्थिति है, अगर मैं आपसे इस भाग की बात करता हूँ और इस भाग की बात करता हूँ, तो एरिया किसका ज़्यादा है? एरिया इसका कम है और इसका एरिया ज़्यादा है, यानी A2 ग्रेटर देन A1 है। ओके, हमारा जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो होता है सिग्मा इक्वल्स Q/A। तो कहने का मतलब जिसका एरिया ज़्यादा उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कम, और जिसका एरिया कम उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व ज़्यादा। तो इसका मतलब इस वाले भाग का पृष्ठीय आवेश घनत्व ज़्यादा होगा। तो उपांत प्रभाव ये कहता है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, उन समांतर प्लेट संधारित्र या उन प्लेटों के किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। और जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी तो वो सीधी न जाकर कैसी हो जाती है? वक्रीय हो जाती है। मतलब इसको तुम यूँ समझ सकते हो कि रेखाएं अत्यधिक पास पास आ गई हैं, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व ज़्यादा है, आवेश की मात्रा किनारों पर ज़्यादा है। तो जो आपकी प्लेट है उसके मध्य में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मध्य में तो क्षेत्र रेखाएं क्या समरूप चल रही हैं, आवेश की मात्रा नियत है। लेकिन सर्वाधिक कहाँ है? इन कॉर्नर्स पे। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी ये प्रतिकर्षित होकर बैंड हो जाएगी, यूं इस तरह से किनारों से ये वक्रीय हो जाएंगी, बैंड हो जाएगी। और यही बैंड होना कौन सा प्रभाव कहलाता है? इस बैंड होने को ही हम उपांत प्रभाव कहते हैं। यही बैंड होना हमारा उपांत प्रभाव कहलाता है। तो ओके बेटा, यहाँ तक के टॉपिक्स जो हमारे समांतर प्लेट संधारित्र के थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 4.5, 4.6 एंड 4.7 जो हम लोगों ने देखने हैं हमें अभी। तो जैसे एग्जाम्पल आपका 4.5 है। एग्जाम्पल 4.5 आपका ये कह रहा है कि एक 20 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को, C इक्वल्स दे रखा है आपको 20 माइक्रोफैरड, एक 20 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को 10 किलोवोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाता है। 10 किलोवोल्ट माइक्रो है तो माइक्रो को मैं लिखूंगा 10⁻⁻6, और किलो है तो किलो को मैं लिखूंगा 10⁻3। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान बताइए। तो Q इक्वल्स फॉर्मूला होता है CV। तो C तो हो गया 20 × 10⁻6 और V हो गया 10 × 10⁻3। तो ये तो हो गया 10⁻4, 10⁻4 - 6 में से गया तो 10⁻2, दैट इज 0.2 कूलम। ये आपके आवेश का मान हो गया। ओके, इसके बाद में एक एग्जाम्पल हो रहा है आपका 4.6। एग्जाम्पल 4.6 क्या कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A है और उनके मध्य की दूरी D है।
समांतर प्लेट संधारित्र दिया हुआ है, उनकी प्लेटों का क्षेत्रफल a दे रखा है, मध्य की दूरी d दे रखी है। क्वेश्चन कह रहा है अगर प्लेटों के क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए और प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो सामान्य रूप से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, C = ε0a/d। अब तुमने क्या किया, क्षेत्रफल को कर दिया डबल और दूरी को कर दिया आधा, तो C' = क्षेत्रफल हो गया डबल, दूरी हो गई आधी, तो ये हो गया 4ε0a/d। अब ये ε0a/d किसकी वैल्यू है, C की, तो C' = हो गया तुम्हारा 4C। इसका मतलब जो परिवर्तित धारिता आई है वो पूर्व धारिता की 4 गुना हो जाती है। ओके बेटा, नाउ लास्ट क्वेश्चन टुडेज क्लास इज 4.7। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान दें। 4.7 एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, तो मैं क्वेश्चन एक बार रीड करके आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक C धारिता के संधारित्र को V वोल्ट के विभवांतर की बैटरी से संयोजित करने पर इनकी प्लेटों पर आवेश ±360 माइक्रोकूलाम आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, C धारिता का संधारित्र है, V वोल्ट विभवांतर है, और जब तुमने इसे आवेशित किया तो Q इक्वल्स हम जानते हैं CV, तो कितना आवेश आया, 360 माइक्रोकूलाम, और माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁻⁶। अब आगे की लाइन देखते हैं। आगे की लाइन कह रही है कि विभवांतर के मान में 120 वोल्ट से कमी करने पर आवेश 120 माइक्रोकूलाम हो जाए। तो अब तुमने अगली बार में क्या किया, विभवांतर के मान में कितनी कमी कर दी, 120, V में से 120 को घटा दिया, तो अब तुम्हारे पास कितना आवेश बचा, 120 माइक्रोकूलाम, दैट इज 120 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। यही बचा। ओके, तो अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो अब हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन 2 एंड 1, तो यहाँ 2 ÷ 1 कर देते हैं। तो 2 ÷ 1 किया तो V - 120 अपॉन CV इक्वल्स टू 120 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 360 × 10⁻⁻⁶। ये कैंसिल हो गया, ये C से C कैंसिल हो गया, देन 120 से 3 टाइम। ओके, तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो जैसे हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाइड इट देन 3V - 360 इक्वल्स टू V, देन 4V इक्वल्स टू 360, सॉरी 2V इक्वल्स टू 360, तो V इक्वल्स क्या हो गया, 180 वोल्ट। ये कब आया आपका, जब आपने विभव के मान में 120 वोल्ट की कमी कर दी, तो उस कंडीशन में जो आपका वोल्टेज आया वो 180 आया। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछी गई है कि धारिता कितनी होगी सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो संधारित्र की जब धारिता निकालते हैं तो C इक्वल्स फॉर्मूला होता है Q/V। तो Q तो है तुम्हारे पास में 360 × 10⁻⁻6 और V कितना है, 180, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁻6 फैरड या फिर 2 माइक्रोफैरड। तो ये जो धारिता निकल के आई है ये आई है आपकी 2 माइक्रोफैरड। एंड द लास्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो कह रहा है कि आवेश का मान बताइए जबकि विभवांतर को 120 वोल्ट से बढ़ा दिया जाए। तो अब हमें आवेश का मान निकालना है, विभवांतर को कितने वोल्ट से बढ़ा दिया, 120 वोल्ट से, तो Q" इक्वल्स टू CV, तो V प्लस कितना कर दिया तुमने, 120, V कितना है, 180 प्लस 120, तो ये हो गया 300C। और धारिता कितनी निकाली है तुम लोगों ने, 2 माइक्रोफैरड, तो यहाँ से 300 × 2 माइक्रोफैरड, तो ये हो गया 600 × 10⁻⁻6 या फिर 600 माइक्रोकूलाम। तो ये आपके ऑल क्वेश्चंस थे जो कैपेसिटेंस से रिलेटेड थे, तो इनको एक बार करिएगा खुद भी, ठीक है, और थ्योरी देखिएगा। नाउ क्लास इज ऑफ। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।